Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS Mint Test 8th held on 9th of November 2025. Let's start our discussion. Now start from the first question. The first question is a square of side L meters lies in the YZ plane in a region where the magnetic field is given by B is equal to B naught 6 I cap plus 3J cap plus 5K cap Tesla, where B naught is a constant, the magnitude of flux passing through the square. देखिए अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा. चूंकि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है जो कि लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में. सपोज अगर यहाँ पे कंसीडर करें कि ये आपके पास y है, ये z है, तो यहाँ पे ये x आ गया. एक स्क्वायर लूप है जो कि लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में जिसका लेंथ दे रखा है यानी कि साइड दे रखा है आपको l. तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऑलवेज जिस प्लेन में लाई करेगा उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन मिलेगा. दैट इज एरिया वेक्टर विल बी अलोंग साइड का स्क्वायर इनटू आई कैप बिकॉज इट इज लाई इन द वाई जेड प्लेन. पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यूज, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. दैट इज बी नॉट टाइम्स ऑफ 6 I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5 ऑफ K कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर. तो L स्क्वायर I कैप जानते हैं I डॉट I 1 होता है, बाकी रेस्ट के साथ ये 0 बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा तो 90 कॉस थीटा, थीटा बन जाएगा 90 तो कॉस 90 0. तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपके पास 6 B नॉट बाहर था इंटू L स्क्वायर. चूंकि ये फ्लक्स आया तो इसका यूनिट क्या होगा वेबर में, तो आपको ऑप्शन दिखा यहाँ पे फर्स्ट. Next. Question number 2. There are two coils A and B as shown in the figure. A current starts flowing in B as shown. When A is moving towards B and stops. क्वेश्चन ये बोल रहा है जब A B की तरफ चलना शुरू करता है तो B में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. एंड स्टॉप्स यानी करंट इसमें फ्लो करना रुक जाएगा व्हेन ए स्टॉप्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन ए स्टॉप्स, व्हेन कैपिटल ए स्टॉप्स करंट इन बी स्टॉप्स, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में. यानी कि बी करंट में जो होगा स्टॉप्स होने का मतलब करंट इन कॉइल बी विल बी 0 व्हेन ए रुक जाए. B is kept stationary मतलब B में कोई मोशन नहीं. When A moves we can infer that. देखिए यहाँ पे एक बात ज़रूर आई कि जब A मोशन में है तो B में करंट आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे ज़रूर ऐड होना चाहिए कि when A moves then current in A should be in clockwise direction. ऐसा आप पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे क्योंकि तभी आप यहाँ पे बता पाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है. तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए कि करंट इन ए शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आइए बात करते हैं यहाँ पे. सपोज अगर करंट लूप ए में, ए के लूप की करंट की बात कर रहे हैं, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए यानी वेरिएबल हो जाए. अगर करंट वेरिएबल होगा तो इस लूप से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा वेरिएबल, आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग. यानी कि यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो भी कैसा होगा, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल हो गया तो इससे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपके पास वेरिएबल. अगर फ्लक्स वेरिएबल हुआ तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चाहे हो या ना हो, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होने की वजह से जो इसके सराउंडिंग में लूप है तो इससे भी फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो इस वाले में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये मूव करना शुरू करता है तभी इसमें करंट फ्लो करता है. तो इट मीन्स यहाँ पे जो करंट ए में होगा वो वेरिएबल ना होके करंट इन ए शुड बी या मस्ट बी कांस्टेंट. बिकॉज अगर ये वेरिएबल होता तो बी में करंट जरूर इंड्यूस होता चाहे इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो और या ना हो. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये रुक जाता है तो इसमें करंट नहीं प्रोड्यूस होता, वो भी क्या हो जाता है 0. इसका मतलब ए में करंट शुड बी कॉन्स्टेंट. अगर करंट ए में कांस्टेंट है तो जिस डायरेक्शन में ए में करंट होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पे बी में करंट आएगा. तो इट मींस देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए. जैसा करंट इसमें था वैसा ही करंट आपको मिलेगा. तो ऑप्शन शुड बी 3. ये तभी पॉसिबल हो आप टिक कर पाएंगे जब ए में करंट हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। देखिए, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे एक कॉइल की बात करें तो जिसका इंडक्टेंस है L1, एक दूसरा कॉइल इसी के नियर बाई ले आए और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जिसका यहाँ पे इंडक्टेंस है L2। तो एक कपलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस और रिलेशन होता है इसके सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में। तो M इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 इंटू L2 वेयर K इज द कपलिंग फैक्टर। यानी कि इस कपलिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होता है, इधर ये 0 हो इधर ये 1 के बराबर। तो बेस्ट कपलिंग जब दोनों क्लोज हो, वर्स्ट कपलिंग कहलाता है। कपलिंग का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट वर्स्ट होगा कब, जब दोनों कॉइल को आप प्लेस कर दे वेरी मतलब काफ़ी दूरी पे, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट होगा वो वेरी बैड होगा, यानी कि वो इक्वल टू 0। तो बोला गया इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट इन नियरर, जब इनको पास में लाएंगे। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट दिख रहा है। दूसरा, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स, वो इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स किसी कॉइल नियर बाई कॉइल 2 में प्रोपोर्शनल होगा M फ्लक्स यानी कि करंट ड्यू टू चेंज इन कॉइल 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं φ2 इक्वल टू MI1 के बराबर। तो ये डिपेंड्स ऑन द करंट, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है M इज इक्वल टू φ बाई I, ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये ऑप्शन गलत। इंक्रीजेज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, तो यहाँ का ये पैटर्न नहीं बोल सकते कि ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि कोई ऐसा भी पैटर्न हो सकता है कि जब दो लूप, एक लूप ऐसा तो दूसरा लूप ऐसे, दोनों बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो यही म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। इज द सेम एज M21, ये हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, किसी कॉइल 1 या 2 में दोनों की वैल्यू क्या होता है, सेम। इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। जहाँ पे A और D होगा वो कहलाएगा आंसर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ए मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज। एक मेटल प्लेट है जिसको हीट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर हीट के फार्मूला की बात करें तो जानते हैं हीट विल बी इक्वल टू H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये जो हीट है ये प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के। तो करंट चाहे आपके पास AC हो चाहे करंट आपके पास DC हो, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर AC का भी केस हो तो हम लोग जानते हैं फेजर डायग्राम से करंट के दिशा में ही मिलता है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यानी इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट 0 होने की वजह से ये वैल्यू होगा रिमेन सेम। तो सेम रजिस्टर में अगर इसको केप्ट कांस्टेंट तो जैसा हीट मिलेगा DC में वैसा ही हीट मिलेगा आपको AC में। तो ए डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, ये ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। एंड AC करंट पासिंग थ्रू द प्लेट, ये भी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले, इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक टर्म आया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर ये टाइम वेरिंग है तो इससे चेंज होने वाला फ्लक्स भी होगा, वो भी चेंज होगा बिकॉज वो भी बन जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मिलेगा आपको d∅dt। जैसे ही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज हुआ तो किसी भी लूप के अराउंड जहाँ जो कि यहाँ पे मेटल प्लेट दे रखा है, एक अनवांटेड करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट्स ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स, और वो इस मेटल लूप में सर्कुलर लूप फॉर्म में इसमें इंड्यूस हो जाएगा। सर्कुलर लूप फॉर्म में चूंकि यहाँ पे जब आया एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट, तो आपके पास यहाँ पे मेटल प्लेट, एडी करंट, मेटल प्लेट है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो अब आपको क्या मिला, हीट, यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम। तो ये देखो अगर ये टाइम वेरिंग ही नहीं हो तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, तो एडी करंट्स नहीं आएगा, रेजिस्टेंस क्योंकि मेटल प्लेट का है तो यहाँ पे हीट भी नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत। तो जहाँ पे ऑप्शन A-B-D होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो कहलाएगा 3। नेक्स्ट, question number 5, there are two coils A and B separated by some distance. If a current of 6 ampere flows through A magnetic flux of 3 into 10⁻² Weber passes through B. म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट से फ्लक्स चेंजिंग इन B प्रोपोर्शनल होगा करंट ड्यू टू A। तो पहले ये लिख लेते हैं। बोला गया आपसे कि जो फ्लक्स B में है उसकी वैल्यू है 3 into 10⁻²। म्यूचुअल इंडक्टेंस पता नहीं कैपिटल M, लेकिन करंट इन A दे रखा है जिसका वैल्यू है 6 एम्पियर। तो यहाँ से कैपिटल M आपके पास आ गया। कैपिटल M का वैल्यू मिला आपको यहाँ पे 1/2 into 10⁻² हेनरी के बराबर। आगे बढ़ते हैं।
passes through B, no current through A. If no current passes through A and a current of 4 ampere passes through B, what is the flux through A? जानते हैं हम लोग, चूंकि M12 किसी भी कॉइल 1 या 2 या 2 या 1 के रिस्पेक्ट में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम। अब अगर फ्लक्स A की बात कर रहे हैं तो यही M होगा करंट ड्यू टू B की वजह से। तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर करंट इसमें पास हो रहा है कितना, ए वाले में करंट कितना पास हो रहा है यहाँ पे 4 एम्पियर, एंड करंट 4 एम्पियर इज पासेस थ्रू, ये देखिए दे रखा है बी में। तो एम का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 4, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर के बराबर। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा सेकंड। नेक्स्ट Question number 6. A circular coil expanding radially in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil, then this can be because, बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, जब कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड v से चलना शुरू करे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर एक कोई कंडक्टर जिसका लेंथ l है, इसको स्पीड v से यहाँ पे मूव करा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं इनटू द प्लेन है, जिसकी वजह से इसके पास मोशन आया v, और यहाँ पे कुछ ये पोर्शन इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x। तो एक्चुअल में अगर इसके पास लेंथ है यहाँ पे ये, तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में इसने कुछ ये पोर्शन कवर किया है एरिया का। अगर इसी एरिया की बात करें तो एरिया को आप लिख सकते हैं लेंथ इंटू डिस्टेंस। चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो ये होता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फ्लक्स के बदलने का 3 रीजन, या तो मैग्नेटिक फील्ड बदले, या तो एरिया चेंज हो, या तो उन दोनों के बीच का एंगल बदले। तो फ्लक्स अगर बदलेगा तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अक्रॉस द कंडक्टर, और वही पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा है आपके पास, एरिया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, b टाइम्स ऑफ dA/dt। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो dA/dt विल बी इक्वल टू लेंथ रिमेन सेम, लेकिन मिला क्या आपको dx/dt, और dx/dt बन जाता है यहाँ पे वेलोसिटी। तभी आप लिखते हैं यहाँ पे E इक्वल टू b इंटू एल इंटू वी। देखो इसको फिर से लिख ले रहा है, ये यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास बन जाएगा b इंटू एल इंटू वी। यही कहलाता है मोशनल ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये बोल रहा है कि नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स नहीं तो उसका रीजन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, पहला ऑप्शन आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तब उस केस में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि हम लोग बी को तो कॉन्स्टेंट ही रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये ऑप्शन अभी अपने पास गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बी के पास। अगर हम लोग बी के पास चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। देखिए यहाँ पे दोनों बात आ गई। चूंकि यहाँ पे जो रेडियली एक्सपैंड कर रहा है कोई ये लूप है, ये लूप एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। ये अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब इसका एरिया ही बदल रहा है। आप इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखें जिसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड बी और इसके एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर। लूप ऐसे रखा है, अगर लूप आपकी तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे ऐसे पास हो रहा है। तो एरिया वेक्टर की बात करें, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों बीच में एंगल यहाँ पे 0, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या, सॉरी थीटा हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज कॉस 90 0। जब फ्लक्स यहाँ पे 0 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, तो देयर इज नो मोशनल ईएमएफ। पहला यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा आपको कि बी पॉसिबल है। सी के पास द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग सुटेबली। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, सी के लिए बात कर लेते हैं। बोला गया कि आपके पास ये लूप भी तो है और लूप में ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये फिक्स है क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट बोल दिया गया। अब ये एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है ये लूप जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इनटू द प्लेन है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग है। देख सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग बात करें फिर फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स होता है क्या, बी इंटू ए, ये तो एक्सपेंशन हो रहा है,
एरिया का, चूंकि एक्सपैंड कर रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिक्रीज करा दें तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इंक्रीज और डिक्रीज होने की हो जाएगा कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट हुआ तो डी फाई बाई डी टी अगेन क्या आ गया 0, तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी नो ईएमएफ। डी में देख ले देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर है तब इस केस में आप जान गए कि जो थीटा की वैल्यू होगा वो 0, तब आपके पास फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा B इंटू ए। अगर फ्लक्स मिला तो डी फाई बाई डी टी भी यहाँ पे पॉसिबल है कि वो 0 ना हो, तब उस केस में E का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा। मतलब हम लोग चाहते हैं कि नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दिखा आपको B एंड C, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट IT एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा विद di बाई डी टी इसको 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द करंट प्रोड्यूस इन द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ABCD इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0.2 और ये वैल्यू दे रखा है। यानी एक वायर है जिसमें करंट, देखो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस रेक्टेंगुलर लूप में कितना करंट प्रोड्यूस होगा ये बताना है ड्यू टू चेंजिंग इस करंट की वजह से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो करंट बदल रहा है तो यहाँ पे लूप है तो इसके पास एरिया है तो फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स बदलेगा तो उसी फ्लक्स की वजह से इसके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो इंड्यूस करंट की बात वही पूछ रहा कि क्या होगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे देखिए हर एक पोर्शन पे चूंकि एरिया यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, तो एक हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर किए जिसका थिकनेस मान लेते हैं क्या होगा यहाँ पे dx, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना मिला आपको x। इस करंट की वजह से इस एलिमेंटल पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले वो लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वायर है तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई, लॉन्ग है तो 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है x पे, तो चूंकि ये वेरिएबल है जो कि 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ, ये वाली लेंथ आपको दे रखा है, ये वाली लेंथ है L के बराबर मान लेते हैं इसको L, तो एरिया मिला लेंथ इंटू थिकनेस तो L इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ से क्या आपको फ्लक्स मिला, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू B इंटू ए विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। ये चूंकि एलिमेंट की वजह से तो यहाँ पे डी फाई लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ये एलिमेंट के लिए तो हम लोग डी ए लिख रहे हैं। तो देखो इसको फिर से थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये इसको रिप्रेजेंटेशन में इसके रिप्रेजेंटेशन को फिर से चेंज कर ले रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग B इंटू डी ए के बराबर, तो म्यू नॉट आई पॉइंट 2 पाई एक्स इंटू क्या दिखा आपको L इंटू डी एक्स। तो जो नेट फ्लक्स होगा पहले वो पता कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बदलता हुआ मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके पता करें। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट था, तो इंटीग्रेशन में आपके पास बचा क्या डी एक्स और एक्स। जानते हैं 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x, जबकि x यहाँ पे वैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है कि वैरी अगर चूंकि इस एलिमेंट को हम लोग इस एंड से लेके इस एंड तक मान सकते हैं, तो वो 2 to 8 सेंटीमीटर दिखा आपको, इसको यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिए। विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो ln x, जबकि लिमिट यहाँ पे दिखा 2 to 8। पुट करते सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट डिवाइडेड फिर माइनस के साथ में लोअर लिमिट, दैट इज देखिए ln, पहले अपर लिमिट तो 8 आया, फिर लोअर लिमिट तो यहाँ पे 2 लिखे। log m माइनस log n भी जानते हैं हम लोग, तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, जानते हैं हम लोग log m माइनस n, तो log m बाई n लिख सकते हैं, तो ये मिला आपको ln 4। ln 4 को फिर से लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, तो क्या डायरेक्ट लिखा जाए 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ln 2, क्या किए ln 4 मिला। log ऑफ 4 को यानी ln 4 को आप लिख सकते हैं ln 2 का स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी है कि log m की पावर n, तो n बाहर हो गया, 2 ln 2 लिख सकते हैं, वही यहाँ पे लिखे। 2 से 2 कट हो गया तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू आ गया, दैट इज म्यू नॉट आई इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू ln 2। अब ऐसा अगर मिला आपको तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो चाहिए आपको फ्लक्स चेंज होना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो म्यू नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू ln 2 इंटू डी आई बाई डी टी। जैसे ये मिला तो ये किसके बराबर हो गया इंड्यूस्ड के, तो करंट अब आप बता सकते हैं, तो करंट विल बी इक्वल टू I induced will be equal to E induced divided by R, जो कि किसके बराबर होगा d phi by dt डिवाइडेड by R। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए, I induced will be equal to
म्यू नॉट तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एल दे रखा आपको यहाँ पे 2 मीटर, तो इसकी वैल्यू पुट की है 2। एल एन 2 का वैल्यू है 0.6932। डी आई बाई डी टी आपको दे रखा है 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे पाई लिखे। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है 0.2। जब इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 2.8 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 8, when a voltage measuring device is connected to a AC mains, the meter shows the steady input voltage of 220 volt. This means, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एमीटर या वोल्ट मीटर होता है, AC एमीटर और वोल्ट मीटर, ये ऑलवेज मेजर करता है RMS वैल्यूज ऑफ, ओनली RMS वैल्यूज, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो। RMS वैल्यू को हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू नाम ही होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि रूट ले लें आप, मीन ले लें आप और इसको स्क्वायर लिख दें, दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू। तो यहाँ पे ले द मीटर रीड्स नॉट V बट VRMS एंड कैलिब्रेटेड टू रीड, तो ऑप्शन एक ही दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, an alternating current generator has an internal resistance Rg and internal reactance Xg. It is used to supply power to a passive load consisting of a resistance Rg and a reactance XL for maximum power to be delivered. एक शब्द आ गया maximum power। पावर जो होता है ट्रांसफर या फिर पावर यहाँ पे डिसिपेशन होगा या ट्रांसफर होगा वो ओनली ड्यू टू रजिस्टर की वजह से। तो यहाँ पे चाहते क्या कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो तो कंप्लीट एसी सर्किट का जो टोटल रिएक्टेंस है वो मस्ट बी 0। अगर टोटल रिएक्टेंस को 0 कर दें तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, पावर ट्रांसफर विल बी मैक्स। और टोटल रिएक्टेंस की बात करें तो सर्किट में जो टोटल रिएक्टेंस आपके पास है वो एक XG के फॉर्म में और एक XL के फॉर्म में, तो मस्ट बी 0। इट मीन्स XL मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ XG, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन LCR सीरीज सर्किट विद द जनरेटर। तो पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो FR विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज द फार्मूला फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज अ कंडीशन व्हेन XL बराबर XC, यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए किसी भी सीरीज LCR सर्किट में, तब उस केस में ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलता है आपको। बोला गया कि डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव, चूंकि इसको इंक्रीज कराना है, इसको रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस, इसको रिड्यूस करना है। तो जानते हैं कि जब ये परमिएबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक, जैसे डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक के केस में जो कैपेसिटर होता है वो इनिशियल वैल्यू का के नॉट टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज। सिमिलरली जो इंडक्टेंस होता है मीडियम की वजह से इसके परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे बोला गया है डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। अगर आप इसको रिमूव कर लेंगे तो C का वैल्यू यहाँ पे बढ़ना चाहिए था डाइलेक्ट्रिक के साथ में, अगर ये बढ़ता तो ये डिक्रीज करता, लेकिन आपने रिमूव कर दिया तो ये नहीं हो सकता। देयर द कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड, वही बात आ गई। फिर अगर आप यहाँ पे कोर ऑफ द आयरन कोर को अगर आप इंसर्ट कराते हैं किसी भी सोलेनॉइड में तो वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करता तो ये क्या होता है, डिक्रीज, लेकिन आपने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 होता है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ा। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो एक ऑप्शन दिखा भी। अनदर इंडक्टर शुड बी एडेड इन पैरेलल, जबकि इंडक्टर की बात करें पैरेलल में तो वो होता है L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू L1 L2 से हमेशा कम होता है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, जबकि आपको रिड्यूस करना था तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11,
An inductor of a reactance 3 ohm and a resistance of 4 ohm are connected in series to the terminals of a 20 volt, लेकिन RMS वैल्यू ऐसी सोर्स को दे रखा था पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। देखिए पावर की बात की अगर हम लोग पावर देखें तो ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, जबकि cos फाइव पावर फैक्टर, तो यहाँ पे दे रखा है VRMS वैल्यू। क्या IRMS को लिख सकते हैं हम लोग VRMS डिवाइडेड बाई Z, चूंकि सीरीज में है जहाँ पे Z इज द इम्पिडेंस, और इसको लिख सकते हैं R बाई Z। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया कि VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर इंटू R, ये मिला आपको यहाँ पे पावर। इस केस में Z की बात करें तो कहलाता है इम्पिडेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो विल बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। वैल्यूज आपको दे रखा है यहाँ पे, रिएक्टेंस है 3, लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस है आपके पास 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5। जैसे ही ये वैल्यू 5 के बराबर आया तो आपने यहाँ पुट कर दिया। VRMS का वैल्यू दे रखा है 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये 25 आ गया, जबकि रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 4। यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, देखिए ये इससे कट हो गया, तो ये इससे कट हुआ 5 से, फिर 5 4 जा ये इससे कट हुआ, ये कितना गया 64 वाट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the output of a step down transformer is measured to be 64 volt when connected to a 128 watt light bulb, the value of the peak current। यानी the output of the step down transformer दे रखा है यहाँ से। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो NS अपॉन NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी विल बी इक्वल टू करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो दे रखा है आपको VS इंटू IS विल बी इक्वल टू VP इंटू IP, ये दे रखा है इनपुट पावर जिसकी वैल्यू है आपके पास 128 वाट के बराबर। VS आउटपुट दे रखा है आपको 64 इंटू IS विल बी इक्वल टू 128, तो IS का वैल्यू आ गया आपके पास 2 एम्पियर। रिमेंबर ये ऑलवेज RMS वैल्यू होता है। अगर ये RMS वैल्यू तो आपसे पूछा क्या गया यहाँ से पीक वैल्यू, RMS वैल्यू ऑलवेज होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ से पीक वैल्यू आ गया I0, दैट इज पीक वैल्यू विल बी इक्वल टू 2√2 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 13. As the frequency of an AC circuit increases, the current first increases and then decreases. What combination of circuit element is most likely to comprise the circuit? देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रीक्वेंसी को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं XL। XL क्या होता है? ओमेगा L, जिसको और क्या लिख सकते हैं 2πfL। तो करंट इन इंडक्टर सर्किट में बात करें तो IRMS विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL, यानी कि VRMS डिवाइडेड बाई 2πf इंटू L। फ्रीक्वेंसी को पहले यहाँ पे इंक्रीज देखें, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज ही कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो समझ गया आप कि यहाँ पे XL इंक्रीज करेगा, XL इंक्रीज करेगा तो करंट इन केस ऑफ इंडक्टर डिक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि देन डिक्रीजेज वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे इंडक्टर होना चाहिए सर्किट में। फिर बात करें अगर आप XC को लेके तो XC क्या होता है 1/ωc, दैट इज 1/2πf इंटू C। फ्रीक्वेंसी को तो इंक्रीज करना है तो XC क्या हो गया डिक्रीज। अगर XC डिक्रीज किया तो IRMS वैल्यू जो होगा करंट का वो VRMS डिवाइडेड बाई XC, ये डिक्रीज करने पे ये वैल्यू इंक्रीज कर गया करंट का। वैसा भी बोला गया कि करंट इंक्रीज, तो इसका मतलब ये कि सर्किट में इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों पॉसिबल हैं, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा। फिर बात आ रही है यहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर को लेके। अगर हम लोग यहाँ पे तीनों की बात करें तो एक फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम में अगर करंट इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट में, जबकि इंडक्टर में लीड करता है और कैपेसिटर में 90 डिग्री से लैग करता है, यहाँ लीड यहाँ लैग करंट वोल्टेज से। अगर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लिया जाए तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें XL बराबर अगर XC हो गया,
जिसको रेजोनेंस की कंडीशन बोलेंगे, तब उस केस में जो Z होगा वो मिनिमम होगा जो कि रजिस्टर के बराबर। अगेन सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जिसको आप लिखेंगे VRMS डिवाइडेड बाई Z के बराबर, दैट इज R के बराबर। क्योंकि यहाँ पे Z इस केस में जब देखेंगे आप तो Z विल बी इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो करंट यहाँ पे इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी एक और है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर अगर सीरीज में हो जाए तो ये D। तो जहाँ पे A और D दिखा वो आंसर, तो ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट मीन्स टू मिनिमाइज एरर। चाहते हैं कि अगर दूर डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो अगर ट्रांसमिट करें तो उसमें एरर का फैक्टर भी आएगा। तो टू मिनिमाइज एरर, एरर कम से कम हो, यानी सिग्नल का एटेन्युएशन या लॉस कम हो, यानी पावर लॉस कम हो, तो टू मिनिमाइज लॉस वी यूज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही हम लोग, चूंकि उसको चाहिए क्या, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को चेंजिंग फ्लक्स। तो जब पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा हम लोग हाई अमाउंट में उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको स्टेप डप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ताकि उसकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकें। और जब उसको ट्रांसमिट करते हैं ओवर द हमारे घरों में या फिर किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, तो वो चाहते हैं कि उसका जो यूज़ हो वो सेफली यूज़ हो सके, चूँकि हाई वोल्टेज तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वही हाई वोल्टेज डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, वहां पे डिस्ट्रॉय। तो चाहते हैं कि वो वैल्यू कम हो, तो इसलिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एट द डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ पे फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए। तो यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपको करेक्ट दिख रहा है। एक दूसरी बात करें यहाँ पे पावर लॉस को लेके, तो पावर लॉस जो होता है वो I² इंटू R। अगर यहाँ पे करंट मिनिमाइज हो तो पावर लॉस भी मिनिमाइज होगा, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। एक ही बात की, तो फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट, बात वही होगी कि यानी करंट अगर लोअर होगा तो पावर लॉस ही लोअर होगा, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है। ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर, तो इससे मतलब नहीं, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पावर लॉस की बात करें तो करंट का मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होना ही आपको बता सकते हैं कि पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर वहाँ पे लॉस कम हो रहा है। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे A, B एंड D, तो ऑप्शन वो विल बी 4। नेक्स्ट Question number 15. The ratio of contribution made by the electric field and magnetic field components in the intensity of electromagnetic wave. देखिए अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में बात करें तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक में, तो वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, और वही एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हाफ ऑफ B² डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो यहाँ पे B0² डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। सिंस जानते हैं हम लोग द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर E0 अपॉन B0, और स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है 1 अपॉन √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं B0 विल बी इक्वल टू E0 टाइम्स ऑफ √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो B0 की जगह पे आ गया E0 का स्क्वायर इंटू μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2μ0। μ0 से μ0 कट हो गया तो ये भी वैल्यू उसी के बराबर आ गया जो इलेक्ट्रिकल के लिए था, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए था वही वैल्यू आ गया मैग्नेटिक के लिए। तो दोनों का रेशियो पूछा गया तो मिलेगा कि आपको 1:1, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The electric field intensity produced by the radiation coming from 200 watt bulb। एक शब्द आ गया यहाँ पे, रेडिएशन की बात है तो मतलब इंटेंसिटी की बात है यहाँ पे। वॉट बल्ब एट अ 4 मीटर डिस्टेंस इज E। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट द सेम डिस्टेंस। देखिए हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है किसी भी रेडिएशन का, एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द आपके पास इंटेंसिटी, और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं पावर डिवाइडेड बाय एरिया। और अगर ये जो बल्ब को एज्यूम करें एज ए पॉइंट सोर्स, तो इसकी वजह से जो रेडिएशन होगा वो चारों तरफ, तो यहाँ पे जो एरिया मिलेगा उसका लोकस की बात करें तो फॉर्म करेगा एक स्फीयर, तो उसको आप लिखते हैं यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो इंटेंसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे रेडिएशन की बात करें तो जो जिसके से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू है ई के बराबर, तो आई एवरेज, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू ई यू एवरेज, एवरेज डेंसिटी इनटू हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सी के बराबर। इसी एवरेज डेंसिटी को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये मिलेगा आपको ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर, यानी कि यही अब इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया ई स्क्वायर के, और यही पे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके, पावर के, अगर डिस्टेंस को सेम रखा जाए तो जैसा स्टेटमेंट में दिया गया। यानी कि अब आप बता सकते हैं ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पावर हुआ, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू E1 बाई E2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पावर फर्स्ट केस में दे रखा है 200, फिर दे रखा है आपको 200, फिर दे रखा है आपके पास 100 का वैल्यू, तो ये आ गया 2 विल बी इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया E2 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई √2, चूंकि स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो यह जगह E बाई √2, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए linearly polarized electromagnetic wave given as E is equal to E naught k cap cos kx plus omega t is incident normally on a perfectly reflecting infinite wall at x is equal to a. Assuming that the material of the wall is optically inactive, the reflected wave will be. देखिए यहाँ पे अगर इक्वेशन की बात करें तो दे रखा है E नॉट k कैप cos kx प्लस ओमेगा t, यहाँ पे दे रखा है x। अगर x है तो इसका मतलब ये प्रोपगेशन के डायरेक्शन को बता रहा है वेव का, और यहाँ पे पॉजिटिव तो इसका मतलब ये निगेटिव x में प्रोपगेट कर रहा है, जबकि k कैप बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के बारे में। कभी जानते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है या रिजिड सरफेस है, एक पल्स आया, दिस इज द इंसिडेंट पल्स, जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो इसमें फेज शिफ्ट देखने को मिलता है 180 डिग्री का, यानी कि फेज शिफ्ट बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड होगा 180 डिग्री का। अगर ये इसका डायरेक्शन तो रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन इधर होगा, तो वही कुछ आपसे पूछा कि रिफ्लेक्टेड वेव क्या मिलेगा, तो ई रिफ्लेक्टेड लिख रहे हैं। इंसिडेंट वेव जो भी था ई नॉट कॉस ऑफ, अब देखिए अगर वो नेगेटिव एक्स में है तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स में, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे समझ रहे हैं ये पॉजिटिव में तो रिफ्लेक्ट किधर जा रहा है, नेगेटिव में, तो इट मीन्स यहाँ पे के से पहले जो भी साइन है उसमें यहाँ पे चेंज करना होगा, तो माइनस लिख लिए और प्लस क्या लिखे यहाँ पे ओमेगा टी, और साथ साथ में एक फेज शिफ्ट आ गया यहाँ पे पाई का। और ये जो डायरेक्शन है, चूंकि डायरेक्शन अगर इधर तब डायरेक्शन बदल गया तो उसके लिए भी तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो माइनस के कैप लिखे आपने इसका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, कंपोनेंट्स का जो वाइब्रेट कर रहे थे ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो भी रिवर्स हो जाएगा माइनस के कैप। अगर यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू आपको मिला ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई टाइम्स ऑफ माइनस के कैप, और कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गए। 180 है तो कॉस रिमेन सेम, और 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, यानी कि माइनस ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ऑफ के कैप। तो ये वैल्यू आ गया रिफ्लेक्टेड रे का, दैट इज ई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपको यहाँ पे कहाँ दिखा है ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे 3, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट, सॉरी ये के कैप भी होगा, यहाँ पे के कैप डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, light with an energy flux of 80 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 50 centimeter square, the total momentum delivered complete absorption during 40 minutes is। देखिए यहाँ पे अगर टोटल मोमेंटम की बात किया इन केस ऑफ रेडिएशन,
तो मोमेंटम p विल बी इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट डिवाइडेड बाय c, यानी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि रेडिएशन जो होगा उसके पास स्पीड होगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अगर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं तो देखिए इंटेंसिटी दे रखा है आपको वाट पर मीटर स्क्वायर, तो जस्ट अभी पढ़े हम लोग कि इंटेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्या यहाँ से एनर्जी के बारे में आप बोल सकते हैं वो इंटेंसिटी के टर्म में आई इंटू ए इंटू टी, तो यहाँ पे पुट कर दिए इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी की बात कर दे रखा है 80 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वहीं पे अगर एरिया की बात करें वो भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है 40 मिनट दे रखा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया और ये वैल्यू आ गया आपके पास 3 इंटू 10⁸। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से 8 कट हुआ तो 10⁻⁴ तो आएगा आंसर में। फिर यहाँ से इसको कट के 3 से 2 को कट किए, 6 को कट के 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 ये 20 और ये 20 हो गया यहाँ पे 2, और ये 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻², चूँकि यहाँ पे ये वैल्यू अच्छा और चेंज होगा, चूँकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बचेगा यहाँ पे 10⁻², यानी 101 बच जाएगा आपके पास। कैसे, 5 को 20 होना, 5 4 जा 20 हो गया आपके पास, तो ये वैल्यू आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड के बराबर। नेक्स्ट Question number 19. An electromagnetic wave radiates outwards from a dipole antenna with E naught as the amplitude of its electric field vector. The electric field E naught which transports significant energy from the source falls off. अभी जस्ट पढ़े हम लोग इंटेंसिटी की बात करें तो किसी भी रेडिएशन की वजह से हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी के बराबर, और यही इंटेंसिटी इक्वल होगा पावर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि 4πr² के बराबर, यानी कि ई स्क्वायर जो दिखा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या फिर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 1/r यानी सेकंड। नेक्स्ट Question number 20. A plane electromagnetic wave propagates along plus z direction can have following pairs of E and B. देखिए जानते हैं फ्रॉम पॉइंटिंग वेक्टर, एक्चुअल में पॉइंटिंग वेक्टर बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन जो एनर्जी ट्रांसमिट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो उसी वजह से हम लोग इसको लिखते हैं S = E क्रॉस B। सिंपली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को भी शो करता है पॉइंटिंग वेक्टर। चूंकि इसका प्रोपगेशन हो रहा है प्लस z डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये लिखिए हम लोग k कैप। पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, तो ये रूल जानते हैं I कैप, J कैप और K कैप। K कैप कब मिलेगा, जब I क्रॉस J करें, क्योंकि पहला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे I कैप, और अगर इसको हम लोग J कैप में ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका K कैप के पास। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए X में, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए X में, और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए आपका Y में। तो ऑप्शन एक ही आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट, EX and BY। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी अ चार्ज। देखिए अगर हम लोग चार्ज को लेके बात करें, सोर्स ऑफ EMW, तो जब तक चार्ज आपके पास रुका हुआ है तो जानते हैं एक प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी चार्ज पार्टिकल को किसी वायर से या मटेरियल से पास करा दे तो उसी का नाम होता है करंट, दैट इज Q/T पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन दे दें जिसका स्पीड कांस्टेंट ना हो, यानी एक्सेलरेशन अब 0 ना हो, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में रेडिएट करेगा एनर्जी, यानी रेडिएशन होगा। और यही फॉर्म करता है किसको, EMW को, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो पहला देखते हैं, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो गलत हो गया क्योंकि जस्ट अभी हम लोग बात किए। एट रेस्ट, ये भी गलत हो गया।
मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट की बात किया। देखिए अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो एक इसके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है और एक इसके पास सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है। तो चार्ज पार्टिकल के पास आ गया एक्सेलरेशन। अगर एट इज जीरो नहीं तो इस चार्ज पार्टिकल स्पीड भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये मीन्स ये एक पॉसिबिलिटी दिखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स हो सकता है। तो बी, फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा एक फोर्स F बराबर Q, जिसकी वजह से उसको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो ए आ गया आपके पास QE/m। तो यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है उसके पास कि आ जाए एक्सेलरेशन। तो जहाँ पे बी एंड डी होगा वो आंसर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 22, the magnetic field of a beam emerging from a filter facing of a floodlight is given by this. What is the average intensity of the beam? देखिए अगर हम लोग एवरेज इंटेंसिटी की बात करें ऑफ द बीम क्या होगा, पूछा गया आपसे एवरेज इंटेंसिटी। तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू सी, जहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है। हाफ बी नॉट क्या होगा, ये इसका पीक वैल्यू ऑफ द वेव। पीक वैल्यू दे रखा है आपको 8 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए यहाँ से ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 से 8 कट हो गया, तो एक आपको मिला 8 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला गया, तो इसको इंटू 3 लिखे इंटू 10 टू द पावर ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचा पाई। ये वैल्यू अगर 15 हो गया तो 15 12 तो यहाँ पे 3 दिखा आपको, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू दी पावर 3। ये अभी आपके पास आ रहा है इंटेंसिटी, आई एवरेज का इंटेंसिटी। तो जिसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गया आपके पास, इसको 3.14 लिखे तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 7.64 इंटू 10 टू दी पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। चूंकि आपसे इंटेंसिटी पूछा गया तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए द अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ एज शोन इन फिगर, फाइंड आरएमएस करंट इन दिस सर्किट। पूछा गया क्या होगा। देखिए अगर ये वैल्यू टी है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास T/2। तो आई आर एम एस जानते हैं हम लोग, आई आर एम एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फ्रॉम T1 टू T2 आई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी T1 टू T2। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 0 से t के बीच में देख रहे हैं, फिर से ऐसे अपने आप को रिपीट करता हुआ जा रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें तो आई आर एम एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 टू t आई स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 0 से कैपिटल T इंटू डी टी। लेकिन 0 से t के बीच में आप देख रहे हैं ये वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू पहले 0 से t के, चूंकि यहाँ पे ये स्क्वायर टर्म भी है तो 0 से T/2 के बीच में ये वैल्यू दे रखा है 2 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू डी टी लिखे डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ गया आपके पास t के बराबर, 0 से t के बराबर आ गया, प्लस इसकी वैल्यू और चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ भाई, T/2 से लेके t के बीच में, जिसकी वैल्यू कितना दे रखा आपको 4 का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर लिख लिया आप इंटू डी टी लिखे। इसको यहाँ पे सॉल्व किए तो ये 1/t बाहर, इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 4 इंटू डी टी का वैल्यू आ गया यहाँ पे T/2 प्लस ये हो गया 16, ये बाहर लिमिट पुट किए, अपर लिमिट t माइनस T/2, ये भी आपके पास आ गया T/2। इसको और सॉल्व किए तो आई आर एम एस का स्क्वायर, देखिए आई आर एम एस का स्क्वायर आपको दिखा यहाँ से, ये वैल्यू थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, विल बी इक्वल टू 1/t, इसकी वैल्यू T/2 तो ये दिखा आपको 2t प्लस ये T/2 तो ये आ गया आपके पास 8t के बराबर, यानी कि यहाँ पे आई आर एम एस का वैल्यू हो गया
स्क्वायर में तो 10 के बराबर, तो IRMS आ गया रूट ऑफ 10, और रूट ऑफ 10 को लिख सकते 3.16 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स व्हेन रेजोनेंस अकर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्सी जब होगा तो इम्पीडेंस जो जेड होगा मिनिमम वो आर के बराबर हो जाएगा। अगर आर के बराबर होगा तो सर्किट में करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड, maximum power is dissipated in a circuit containing pure resistor due to zero phase difference between current and voltage। ये भी हम लोग जानते हैं, चूंकि पावर की बात करें तो यहाँ लिखते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई जहाँ पे फेज डिफरेंस, अगर आपके पास प्योर रजिस्टर है तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है, तब उस केस में cos जीरो हो जाएगा 1। लेकिन अगर यहीं पे आप इंडक्टर और कैपेसिटर ले रहे हैं तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना हो जाता है 90 डिग्री, जिसके से ये टर्म हो जाएगा जीरो, तो पावर हो जाएगा जीरो। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 25. An AC circuit has resistance 300 ohm, C 6 microfarad and L 0.36 Henry connected in series. The quality factor of the circuit will be, देखिए क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/r अंडर रूट L बाई C के बराबर होता है। तो 1/r, r का वैल्यू पुट के तो 1/300 और अंडर रूट L का वैल्यू L दे रखा है आपको 0.36 डिवाइडेड बाई, जबकि इसका वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 1/300 इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया तो ये वैल्यू आपके पास ये भी 100 हो गया, तो ये मिला आपको 6 इंटू 10 टू द पावर, इसको ऊपर लेके चले गए तो क्या ये 4 दिखा आपको, 4 दिखा, तो इसको रूट से बाहर कर लिया तो दिखा आपको अंडर रूट 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300, दैट इज आ गया ये रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। तो रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 की बात करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0.82 के बराबर, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा दिख रहा है, सिर्फ एक ही कम दिखा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते थे 0.82, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 26. The self-induced EMF of a coil is 40 volts. When the current is in it is changed at uniform rate from 12 ampere to 36 ampere in 1 second. The change in the energy of the inductance पूछा गया क्या होगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो -LdI/dt के बराबर, तो यहाँ पे अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो विल बी इक्वल टू L टाइम्स ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं डेल्टा I बाई डेल्टा T है एवरेज वैल्यू। यहाँ पे इसकी भी मैग्नीट्यूड की बात कर लिए तो ये वैल्यू आपको दे रखा है 40 वोल्ट के बराबर, चूंकि अभी इंडक्टेंस का वैल्यू पता नहीं, बिकॉज एनर्जी में U इक्वल टू हाफ LI² यूज करेंगे, L पता नहीं, तो उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है इसकी वैल्यू को पता करने के लिए। तो L लिखे, करंट यहाँ पे जो चेंज हो रहा है दे रखा है आपको, करंट जो चेंज हो रहा है वो 12 एम्पियर से 36 एम्पियर, तो 36 माइनस 12 लिखे, ऐसा होने में समय कितना लगा तो 1 सेकंड लगा, तो ये हो गया 40 इक्वल टू L, और 36 में 12 गया तो कितना आ गया 24, तो L इक्वल टू ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज ये हो गया 5/3। यहाँ पे L का वैल्यू मिल गया। सिंस U इक्वल टू जानते हैं एनर्जी ऑफ हाफ ऑफ LI², तो चेंज इन एनर्जी आपसे पूछा गया, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ L इंटू I2 का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ I1 का स्क्वायर लिखे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ लिखे। L का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे, पता कर लिया 5/3 इंटू I2 है 36, तो 36 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू दे रखा है आपको 12 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग तो 960 जूल के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. फॉर अ सीरीज LCR सर्किट I वर्सेस फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर्व एज शोन टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर, चूंकि ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव. देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. तो अगर हम लोग इन केस ऑफ कैपेसिटर बात करें तो IRMS का वैल्यू हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई XC, और XC को आप लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाई 1 अपान ओमेगा सी. तो जरा XC के बारे में अलग से बात कर लें तो XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी. ओमेगा के बढ़ाने से जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग ओमेगा तो XC डिक्रीजेस तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीजेस. इसलिए ये वाला पोर्शन जो इधर वाला होगा वो कैपेसिटिव होगा. कैपेसिटिव है तो XC माइनस XL पॉजिटिव होगा यहाँ पे, इसलिए कैपेसिटिव. सिमिलरली अगर यहाँ पे ये है तो करंट देख रहे हैं आप यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा आपका इंडक्टिव, यानी कि XL जो होगा वो ग्रेटर देन होगा XC से इस केस में. तो टू द लेफ्ट ऑफ द ओमेगा द सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, तो ये राइट ये लेफ्ट, तो ये स्टेटमेंट तो अभी करेक्ट दिख रहा है. टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा द सर्किट इज मेनली इंडक्टिव, ये रॉन्ग हो गया. आगे चलते हैं. एट ओमेगा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये बात करेक्ट है बिकॉज एट रेजोनेंस पे XL बराबर अगर XC हो गया तो इम्पीडेंस जो होगा वो रजिस्टर के बराबर हो जाएगा, तो ये करेक्ट दिखा आपको. एट ओमेगा आर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 0, ये रॉन्ग हो गया. तो B एंड C जहां दिखेगा वो आंसर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट. सॉरी आंसर आपके पास यहाँ पे ये सेकंड होगा ना कि फर्स्ट, बिकॉज A एंड C आर करेक्ट. सॉरी, तो ऑप्शन विल बी सेकंड बिकॉज A एंड C आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस EMF एंड करंट आर गिवन बाई E इक्वल टू 120 sin 40t एंड वोल्ट एंड I इक्वल टू ये दे रखा फाइंड द वॉटलेस करंट. देखिए अगर हम लोग वॉटलेस करंट के फार्मूला की बात करें तो I वॉटलेस करंट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू साइन फाई के बराबर. IRMS क्या हो जाएगा, ये पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 इंटू साइन फाई, जहाँ पे फाई इज द फेज डिफरेंस. वोल्टेज आपको दे रखा है, वोल्टेज और करंट के बीच में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द फेज डिफरेंस फाई, और I0 का ये पीक वैल्यू आपको दे रखा है 24, तो आपने लिखा 24 डिवाइडेड बाई √2 इंटू साइन, ये वैल्यू आ गया 45 डिग्री, ये भी होता है 1 अपान √2, तो ये वैल्यू आ गया 12 एम्पियर के बराबर. तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा आपको 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट, तो 0 बिकॉज हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं. ये कहलाता है फेजर डायग्राम. करंट को एज्यूम करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करेगा 90 डिग्री से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग करेगा करंट से 90 डिग्री से. ये फेजर डायग्राम से लोग पता कर लिए. तो करंट इन प्योरली रेजिस्टिव है तो ये हो गया फेज डिफरेंस 0. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फेज डिफरेंस तो आ गया π/2, लेकिन करंट लैग करेगा वोल्टेज से, तो ये दिखा आपको B का यहाँ पे आ गया 3. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट AC सर्किट पूछ रहा वोल्टेज एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो ये आपको दिखा π/2, लेकिन करंट जो है वो यहाँ पे लीड्स करेगा वोल्टेज से बाई 90 डिग्री. फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन एन, तो ये आपको दिखा ऑप्शन यहाँ पे, तो A का सेकंड, B का थर्ड एंड यहाँ पे C का फर्स्ट, तो D का यहाँ पे दिखेगा आपको 4. तो यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देखिए A का सेकंड, B का थर्ड, C का फर्स्ट एंड D का फोर्थ. तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा, तो ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पे फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. इफ वॉटलेस करंट फ्लोज इन एन AC सर्किट देन इट इज, ठीक है, वॉटलेस करंट नाम ही है इसका, जैसे वॉटलेस करंट यानी पावर 0, वॉटलेस करंट.
व्हेन अ सीरीज LCR सर्किट में जब पावर यहाँ पे 0 हो जाए तब उस केस में जो करंट फ्लो करता है उसी करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो अगर रजिस्टर आपके पास है, रजिस्टर है आपके पास, तो पावर डिसिपेशन तो होगा, बिकॉज पावर डिसिपेशन विल बी इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू आर, या फिर VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर इंटू आर के बराबर इस केस में, या फिर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये वाला फैक्टर हम लोग जान रहे हैं करंट और वोल्टेज के और इसके बीच में एंगल फेज। अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे RC सर्किट, RC सीरीज सर्किट ले रहे हैं, तो रजिस्टर है आपके पास, तो फेज यहाँ पे तो 0 मिलेगा करंट और वोल्टेज के बीच में इन केस ऑफ रजिस्टर। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 3 ले रहे हैं प्योरली कैपेसिटिव, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 उस केस में हो जाएगा 0, तो पावर आ जाएगा 0, तो उस केस में जो करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 31. A circuit element X when connected to an AC supply of a peak voltage 120 volt gives a peak current of 6 ampere which is in phase with the voltage. In phase with the voltage it means यहाँ पे resistance आ गया। अगेन हम लोग फिर यहाँ पे बना ले रहे हैं फेजर डायग्राम, कुछ ऐसा दिखा, तो ये आ गया वैल्यू, इट मीन्स V बराबर I इंटू R के बराबर। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, 120 वोल्ट है और 6 एम्पियर करंट है। ये वैल्यू है 120, ये वैल्यू है आपके पास 6 इंटू आर, तो आर की वैल्यू आ गया 20 ओम। ए सेकेंड एलिमेंट वाई व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम AC सप्लाई आल्सो गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ पीक करंट विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे ये बात आ गई VL की, क्योंकि करंट लैग करता है 90 डिग्री से या वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री विद द करंट से। तो इट मीन्स अब इस केस में जो बात कर रहा है वो आपसे IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL की बात किया। ये वैल्यू भी कितना दे रखा 6, ये वैल्यू अभी भी 120 XL, तो XL भी आपके पास आ गया 20 ओम के बराबर। इफ X एंड Y आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे दोनों को कनेक्ट किया सीरीज में, तो आपके पास मिला Z दैट इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर दैट इज आ गया 20√2। सेम सप्लाई, व्हाट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। जैसे ये Z मिल गया तो IRMS विल बी इक्वल टू अगेन VRMS डिवाइडेड बाई, अब Z लिखेंगे, ये वैल्यू है 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई, चूंकि ये पीक वैल्यू दे रखा है तो 120 RMS लिखना है आपको। आप जानते हैं पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 होता है, यहाँ पे RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू कितना है 20√2, तो ये √2 यहाँ से आगे 2 हो गया, ये यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास 3 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देयर आर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ L. The inner and outer coils have radii R1 and R2 and number of turns per unit length N1 and N2 respectively. The ratio of mutual inductance of the self to the self inductance of the, ध्यान दीजिएगा inner coil पूछा गया आपसे, यानी कि यहाँ पे अगर ये inner coil है ये वाला, तो इसी पे ही यहाँ पे ये outer coil है ये, दिस इज द इनर कॉयल, तो इसी में करंट हम लोग I1 लिख रहे हैं, ये लिख ले रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इनर कॉयल का दे रखा है आपको, इनर कॉयल का N1, तो N1 लिख ले रहे हैं। लेंथ यहाँ पे रिमेन सेम और इसका जो रेडियस है वो R1 लिख ले रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट वाले में इसमें करंट I2 लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है इसका N2, इसका रेडियस है R2, इसका लेंथ है L, जबकि इसका भी लेंथ L ही दे रखा है आपको। तो पूछा सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल, तो सेल्फ इंडक्टेंस L विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला जानते हैं म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू A1 इंटू L के बराबर। तो ये आ गया म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल। लेकिन म्यूचुअल की बात करें तो म्यूचुअल के केस में जानते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं म्यूचुअल वाला कॉन्सेप्ट लेकर, तो फ्लक्स इन चेंज 1 ड्यू टू 2, तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए 1 में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू 2 की वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमको इनर चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एम एफ इक्वल टू एम की वैल्यू जो आ जाएगा उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, इनर के लिए लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए वो 2 के द्वारा चेंज हो इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर तो हो गया N1 इंटू L के बराबर।
इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 की वजह से, तो म्यू नॉट N2 इंटू आई के बराबर, सॉलिनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लिखे, और एरिया यहाँ पे किसका आएगा, A1 वाले का, तो ये रिजल्ट आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू एल के बराबर, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। तो रेशियो पूछा गया आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस, that is M divided by L will be equal to mu naught N1 N2 pi R1 square into L divided by mu naught N1 square into pi R1 square into L will be equal to N2 divided by N1। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 33. Two coaxial solenoids are made of winding thin insulated wire over a pipe of cross sectional area this and length देगा 30 cm. If one of the solenoid has 400 turns and another has 600 turns, their mutual inductance will be equal to, देखेगा ध्यान से, अभी जस्ट हम लोग बात किए म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ N1 N2 A इंटू एल के बराबर, या फिर इसको म्यू नॉट N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई L इंटू A के बराबर लिख सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट में दे रखा है 400, सेकंड वाले केस में दे रखा है 600, और जबकि इसका टोटल जो लेंथ दे रखा है वो है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, और ये एरिया दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 लिखे, 10 टू पावर -4 लिख लिए। अब देखिए सारी वैल्यूज के यहाँ पे सॉल्व किए, ये देखो 2, ये 2 इससे कट हो गया, तो ये वाला 2 तो ये 4 से कट हो गया, ये इससे कट हुआ तो -5 बचा, फिर यहाँ पे 15 4 जा 60 है, फिर यहाँ पे 240 को मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, यहाँ पे पाई के टर्म में अगर बात करें तो 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया आपके पास 7.2, ये 4.8 के अप्रॉक्स में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.8 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी के बराबर। तो आंसर आपको दिखा यहाँ पे सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ अ थिन वायर हैज एरिया 6 इंटू -3 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 3 ओम। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द टाइम डिपेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड 0.8 t sin 50 pi t. The field is uniform in space, then the net charge flowing through the loop ड्यूरिंग दिस क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो डेल्टा जो Q होगा वो इक्वल होता है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर के, और डेल्टा फाई की बात करें तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया A टाइम्स ऑफ B2 माइनस B1। तो यहाँ पे एरिया लिखे A और B2, मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो पहला टाइम यहाँ पे 0, फिर सेकंड टाइम है यहाँ पे t, तो b एट टी इक्वल टू 10 मिली सेकेंड माइनस बी एट टी इक्वल टू 0 मिली सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड दे रखा है जबकि मिली सेकेंड दे रखा है। तो एरिया का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एरिया आपको दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -3। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चूंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो t की जगह पे पुट करेंगे, वैल्यू दे रखा है 0.8 इंटू साइन इंटू 50 इंटू पाई इंटू टी का वैल्यू दे रखा है 10 मिली सेकेंड, तो 10 टू द पावर -3 लिख लिए, और ये साइन 0 के साथ हो जाएगा 0, ये वैल्यू आ गया आपके पास 0। जरा यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए 50 ये 10 इससे कट हुआ तो यहाँ पे बचा पाई, ये 1/10 नीचे, तो 5 से 10 डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.8 इंटू साइन ऑफ π/2, ये हो गया 1 के बराबर। तो डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, सॉरी, ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस द सर्किट इज 3, तो 3 से 1 कट हो गया, तो ये आ गया 1.6 मिली कूलाम के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 35. A conducting circular loop is placed on uniform magnetic field of 0.5 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field.
somehow the radius of the loop starts expanding at a constant rate of 2 mm per second. The magnitude of induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 3 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक ऐसा लूप है, इस लूप को प्लेस कर दिए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा जिसका प्लेन जो है ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे जो इन दोनों की यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ गया 0। अगर यहाँ पे ये एंगल 0 आ गया तो फ्लक्स जो होगा, देखिए यहाँ पे ये एंगल था, ये एक्चुअल में ये एंगल लिख रहे थे, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 0, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये 0 की वैल्यू आ गया b इंटू ए के बराबर। तो जबकि एरिया यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो b इंटू एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो b इंटू पाई लिखे और डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे रेडियस को, क्योंकि लूप यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिमेंबर फ्लक्स आर का फंक्शन है, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो राइट साइड में भी आपको उसी वेरिएबल को उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, जिसकी वैल्यू आप लिखेंगे 2r। तो एक स्टेप और आपको लिखना होगा dr बाई dt। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दिए, चूंकि यही इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलेगा, बिकॉज ई इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा वो डी फाई बाई dt के बराबर होता। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस साइन यहाँ से हट गया, तो पाई लिखे, पाई आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है यहाँ पे 0.5 टेस्ला, तो 0.5 लिखे इंटू 2 लिखे, रेडियस दे रखा है आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 लिखे, और जबकि dr बाई dt दे रखा है 2 mm के बराबर, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 लिखे। तो देखिए ये इससे कट हो गया तो यहाँ पे बचा 10, अगर 10 सॉरी ये 1 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, तो वैल्यू आ गया आपके पास 6 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द प्लस z डायरेक्शन इन वैक्यूम इज। देखिए यहाँ पे प्लस z डायरेक्शन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया, क्योंकि वहाँ पे z डायरेक्शन दे रखा, तो यहाँ पे भी मेंशन होना चाहिए था z, तो हर जगह यहाँ पे z ही मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि ये बताएगा प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो E इक्वल टू दे रखा है E नॉट आई कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द मोमेंट t इक्वल टू 0। तो देखिए पहले t बराबर 0 की बात किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एट t इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0 माइनस के एक्स आई कैप लिखे, और आप जानते हैं यहाँ पे कि कॉस ये टर्म तो 0 हो गया, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, प्लस ऑफ कॉस थीटा, तो ये दिखा कॉस के एक्स इंटू आई कैप, बिकॉज प्रॉपर्टी आप जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ कॉस थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू आपने लिख लिया। द मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो पहले यहाँ पे एस पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से पता कर लेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। प्रोपगेशन है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, तो k कैप लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका i कैप के डायरेक्शन में, तो i कैप लिख लिए। अब क्रॉस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड j कैप होगा, तभी i क्रॉस j बराबर k आ जाएगा। तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो j कैप होगा। तो ये ऑप्शन तो आपके पास रॉन्ग हो गया। ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा तो सेकंड होगा तो फोर्थ होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे k से टाइम t 0 पुट करना था, तो ये रिलेशन दिखा, तो या तो ऑप्शन आपके पास सेकंड होगा तो ऑप्शन आपके पास 4 होगा। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B इक्वल टू चाहिए आपको B नॉट इंटू कॉस ऑफ के एक्स, एक्स नहीं लिख के, ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ x लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था z, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। रिमेंबर यहाँ पे आई कैप, यानी कि देखिए इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग हो गया ये टर्म और ये टर्म, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, के जेड, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के जेड, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे अब क्या, के जेड, लेकिन ये किधर चला जाएगा, जे कैप की तरफ। आती है बात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ये कंपोनेंट लिखने के लिए, मैक्सिमम कंपोनेंट का। तो चूंकि हम लोग जानते हैं C इक्वल टू होता है E नॉट डिवाइडेड बाई B नॉट, और इसी स्पीड ऑफ लाइट को कुछ लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो B नॉट का वैल्यू होगा
वो आ जाएगा ई नॉट टाइम्स ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास ई नॉट अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस ऑफ के जेड इंटू जे कैप। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4 के बराबर। नेक्स्ट Question number 37. The pitch of the screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. When nothing is put in the between the jaws, the zero of circular scale lies 6 divisions below the reference line. 6 divisions below the reference line. When a wire is placed between the jaws, the second linear scale division is clearly visible with 68 division on the circular scale. ध्यान दीजिए सेकेंड लीनियर डिवीजन ये है मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन द रेडियस ऑफ द वायर। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पिच की बात करें तो पिच आपको दे रखा है, यहाँ पे पिच का वैल्यू दे रखा है 1 mm। तो 1 mm जिसको 1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख लिए। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD आपको दे रखा है यहाँ पे वो है 100 के बराबर, 100 डिवीजन दे रखा है इसमें। तो यहाँ से आपने पता कर लिया लीस्ट काउंट का वैल्यू आपके पास आ गया पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये वैल्यू आपके पास 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये 100 लिखे तो ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर के बराबर या फिर 0.01 mm के बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं। पूछा गया यहाँ पे रेडियस ऑफ द वायर यानी कि रीडिंग पूछा गया। रीडिंग क्या होगा तो रीडिंग विल बी इक्वल टू, जिसकी रेडियस की बात हो रही है, विल बी इक्वल टू, जानते हैं हम लोग मेन स्केल रीडिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस या माइनस 0 एरर। रिमेंबर यहाँ पे लिखते हैं 0 एरर, लेकिन रीडिंग में अगर एरर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। व्हेन वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज देन ये देखिए द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। अगर यहाँ पे आपको याद होगा तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन की बात करें तो ये बिलो आ गया, ये है मेन स्केल का रेफरेंस लाइन, उसके बिलो, तो एरर कैसा आ गया आपके पास पॉजिटिव। रीडिंग में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग निगेटिव। लेकिन यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग में सिर्फ सेकेंड लीनियर बनी है कि नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है और नंबर ऑफ डिवीजन है यहाँ पे 2, तो उसकी रीडिंग को लिखने के लिए मेन स्केल रीडिंग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पिच से। तो मेन स्केल रीडिंग लिखने के लिए अगर डिवीजन दे रखा तो पिच से मल्टीप्लाई, जबकि सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस, चूंकि एरर यहाँ पे पॉजिटिव है और एरर में भी आपको दे रखा है डिवीजन 6, तो उसकी रीडिंग लिखने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। तो रिमेंबर अगर मेन स्केल रीडिंग लिखना है और आपको मेन स्केल डिवीजन दे रखा है तो पिच से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको एरर में यहाँ पे डिवीजन दे रखा है तो उसकी रीडिंग लिखने के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज के यहाँ पे पुट किए तो 2 आ गया इंटू पिच का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 1 इंटू 10⁻³ मीटर प्लस CSR आपको दे रखा है 68 और यहाँ पे नंबर ऑफ ये देखो 6 दे रखा है तो इसको ऐसे लिख लिया और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻5। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 2.62 mm के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। An average force of 150 Newton is applied on a machine gun firing bullets each of mass 10 gram at a speed of 200 meter per second to keep it is in position. The number of bullets fired per second by the machine gun will be equal to, देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू जानते हैं हम लोग dp/dt के बराबर होगा और P को यहाँ पे लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या ये मिलेगा आपको n नंबर ऑफ बुलेट्स टर्न्स डिवाइडेड बाय क्या, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं तो F एवरेज विल बी इक्वल टू n इंटू m इंटू v डिवाइडेड बाई t। तो ये फोर्स दे रखा आपको 150 न्यूटन के बराबर। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड पूछा गया क्या होगा, जबकि मास दे रखा आपको बुलेट का, ईच बुलेट का 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ और स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे 200 के बराबर। तो ये इससे कट हो गया 2 आ गया, ये इससे कट हो गया तो दिखा आपको n/t इक्वल टू 75। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड होंगी 75। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट
Question number 39. A metal coin of mass 20 gram, a metal coin of mass 20 gram and radius 2 centimeter is fixed to a thin stick AB of negligible mass. इसका mass negligible है. As shown in the figure, the system is initially at rest. The constant torque that will make the system rotate about AB at 30 rotation per second for 6 second is. देखिए अगर हम लोग पहले टॉर्क की बात किया गया तो ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बिकॉज टॉर्क इक्वल टू होता है आई एल्फा. तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, एल्फा नहीं पता. आल्सो अगर बात करें एल्फा को लेके तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी. तो ओमेगा नॉट रेस्ट पे कैसा था, ये इनिशियल में कैसा था, रेस्ट पे. तो एल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई टी. और ओमेगा आपको दे रखा है 30 रोटेशन पर सेकेंड. तो यूनिट होता है इसका रेडियन में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. और डिवाइडेड बाई टी आपको दे रखा है यहाँ पे 6. तो ये आपके पास आ गया 10 पाई के बराबर, क्योंकि ये 5 से कट हो गया. 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो एल्फा तो मिल गया. अभी क्या पता करने को रह गया यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर हम लोग पता करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से पता करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से और जबकि ये पास हो रहा है इसके एज से. तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. तो यहाँ पे चूंकि ये कॉइन है मेटल कॉइन है, तो यहाँ पे ये बनेगा डिस्क. तो डायमीटर चूंकि सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ये डायमीटर फॉर्म कर रहा है. ये एक लाइन डायमेट्रिकली है तो इसको डायमीटर लिखे. तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस और इसके बीच में डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर, तो ये भी हो गया एम आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू आपको मिल गया 5/4 ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए अबाउट ए. ये वैल्यूज पुट किए. 5/4 मास आपको दे रखा है, मास दे रखा है यहाँ पे 20 ग्राम के बराबर. तो 20 इंटू 10⁻³ लिखे. और रेडियस आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर. तो 2 इंटू 10⁻² लिखे सेंटीमीटर में का होल स्क्वायर. चूंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख लिए. ये 4 से 4 कट हो गया, ये -4 हुआ, ये -7 है, ये हो गया आपके पास 100. तो 100 इंटू 10⁻⁻7 चूंकि -4 -7 तो ये बचा आपके पास 10⁻⁻5 यहाँ पुट कर दिए. तो देन देखिए then torque tau will be equal to 10⁻⁻5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इसकी वैल्यू लिख लिए 10 इंटू पाई के बराबर. तो ये आ गया आपके पास पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. आइसोथर्मल प्रोसेस. देखिए अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें ए वाले के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में चूंकि टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. NCV इंटू डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ए का सेकंड आपको दिख रहा है फर्स्ट में और थर्ड में, इसलिए ऑप्शन ये दोनों रॉन्ग हो गया. आगे बढ़ते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम और सराउंडिंग. अगर ऐसा हुआ तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन, और वर्क डन बाय द गैस ऑलवेज पॉजिटिव. तो उस केस में डेल्टा यू निगेटिव. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी. तो ये आपको दिखा यहाँ पे सेकंड, तो बी का हो गया सेकंड. आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, तभी कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस. तो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू P इंटू DV. तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड. तो सी का होना चाहिए फोर्थ. तो सी का यानी कि ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड गलत हो गया. तो यहाँ पे दिखा 4. तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी. देखिए यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे चार्ज क्या होगा. तो यहाँ पे चाहिए कि हम लोगों को पोटेंशियल. अगर ध्यान से देखें तो ये 4 वाला माइक्रोफैराड वाला जो है ये बैटरी से कनेक्टेड है. तो जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस में अगर इसको A और B लिख लें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4 माइक्रोफैराड भी हो जाएगा किसके
15 वोल्ट के बराबर। अगर 15 वोल्ट के बराबर इधर हो गया तो क्या इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है आपके पास 5 माइक्रोफैरेड और ये 2 और 8 दोनों हैं पैरेलल में, तो क्या इसके इक्विवेलेंट को आप बोल सकते हैं कि ये 10 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। 10 माइक्रोफैरेड, ये 5 माइक्रोफैरेड। इसका टर्मिनल अगर ए और बी बोल दें तो इस टर्मिनल के अबाउट भी जो टोटल पोटेंशियल होगा वो 15 वोल्ट के बराबर, यानी कि वी ए बी भी जो होगा वो 15 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो इस वाले में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V1। तो फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल इन केस ऑफ कैपेसिटर लिखना है V1, इसको C2 बोल दे रहे हैं, इसको C1 बोल दे रहे हैं। तो V1 विल बी इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। तो C2 की बात करें तो ये है 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये आ गया आपके पास 10 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज मिल गया 10 वोल्ट, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी के बराबर। C है आपके पास 5 माइक्रोफैरेड और इसके अप्रॉक्स वोल्टेज कितना आया 10, तो ये मिला 50 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Two resistors 500 ohm and 1000 ohm are connected in series across a 10 volt battery. ऐसा ये देखिए कनेक्ट कर दिए 10 वोल्ट बैटरी से, प्लस माइनस 10 वोल्ट। इसको बोल दे रहे हैं R2, ये है 1000 ओम और ये है R1 जिसकी वैल्यू है आपके पास 500 ओम। The potential difference measured by a voltmeter of 15 kilo ohm across 500 ohm resistor is close to, यानी कि इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस भी गिवन है। इसको बोल दे रहे हैं आर का वैल्यू ये दे रखा है आपको 15 किलो ओम के बराबर, यानी 15,000 ओम के बराबर। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये पूछा गया, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पूछा गया, अक्रॉस R1 की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन मार्क। पहले अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल फिर सीरीज में, तो बैटरी से करंट कितना आ रहा होगा पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले R इक्विवेलेंट पता करेंगे, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू बोथ आर इन पैरेलल, तो 15,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 15,000 प्लस 500 और प्लस उसके साथ में ये किस में आ गया आपके पास सीरीज में, दोनों अगर पैरेलल में फिर उसके बाद ये आ गया किसमें सीरीज में आ गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगा वो 1483.7 ओम के अप्रॉक्स में, 1483.7 ओम के अप्रॉक्स में। तो करंट कितना हो जाएगा बैटरी सोर्स से, तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट लिखेंगे। V का वैल्यू अप्रॉक्स में आपके पास 1483.7, चूँकि आपको कैलकुलेट करना होगा ये वैल्यूज, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू आपको दे रखा है 10 के बराबर, ये वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 1483.7 ओम, तो अप्रॉक्स में मिलेगा 7.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। अगर ये वैल्यू आ गया 7.43 इंटू 10 पावर माइनस 3, अप्रॉक्स में 6 पॉइंट अप्रॉक्स में आएगा सॉल्व करने पे, अप्रॉक्स में आ जाएगा 6.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर ये वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे। जैसे ये वैल्यू आपको मिल गया मेन करंट से आता हुआ I, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज पता करना है, तो जो करंट आएगा वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको I1 लिख रहे हैं, इसको I2 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, तो फ्रॉम करंट डिवीजन रूल जानते हैं हम लोग, अगर करंट I2 पता करना है तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस, तो R डिवाइडेड बाई R प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। ये वैल्यूज पुट किए तो ये वैल्यू आपको दे रखा है 15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट है 6.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3।
अगर ये 6.74 10⁻³ ये वैल्यू मिला आपको, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स में सॉल्व करने पे आएगा 6.52, अप्रॉक्स में सॉल्व करना होगा 6.52 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर। तो पूछा आपके पास वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा अक्रॉस R1, तो VR1 इक्वल टू I इंटू R1, I1 इसको I2 लिखे तो I2 इंटू R1 ये वैल्यू है 6.52 इंटू 10⁻³ और R1 का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 500। तो ये अप्रॉक्स में जो वैल्यू आ जाएगा ये 3.3, ये अप्रॉक्स में जो ये वैल्यू आएगा ये 3.26 वोल्ट के अप्रॉक्स में, 3.26 वोल्ट के अप्रॉक्स में, बिकॉज ये -3 थी और 2 इससे कट हो जाएगा तो यहाँ 0.5 है, ये हो जाएगा 0.5 तो यहाँ पे 30, लेकिन ये 5 के से 32 मिल जाएगा तो आ जाएगा 3.26 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन सेकंड तो से कैलकुलेटिव है, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। As shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius π/5 meter is carrying current I equals 6 ampere. The magnitude of magnetic field at the center O of the arc. देखिए आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं, ये फर्स्ट लिए, सेकंड लिए, थर्ड लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग वेक्टर फॉर्म में सबको ऐड करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है, स्ट्रेट वायर है, कर्व्ड है, फिर स्ट्रेट वायर है। लेकिन इस वायर से उसी पॉइंट पे पूछा जो यहाँ से इसके एक्सटेंशन पॉइंट पर है, इसलिए B1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड 0 और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी 0, चूंकि एक्सटेंडेड पॉइंट है O जहाँ से करंट पास हो रहा है। फिर यहाँ से करंट ऐसा चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यह है सेमी सर्कुलर लूप, तो इसके से मैग्नेटिक फील्ड मिला μ0I डिवाइडेड बाई 4R। सारी वैल्यूज़ को पुट किए, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहे हैं। B0 का है यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, μ0 है 4π इंटू 10⁻⁷, करंट है आपको दे रखा है यहाँ पे 6 एम्पियर डिवाइडेड बाई 4 और रेडियस दे रखा है आपको यहाँ पे π/5, इसको π/5 लिखे। 4π से 4π कट हो गया, यह आ गया आपके पास 30 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, जिसको आप लिख सकते थे 3 इंटू 10⁻�๖, दैट इज 3 माइक्रो टेस्ला के बराबर। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Light travels in two media M1 and M2 with speed 1.8 into power 8 meter and 2.25 into power 8 meter per second respectively. The critical angle between them will be। देखिए अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल एंगल का, तो साइन थीटा सी जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। और सिंस म्यू जानते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। अगर यहाँ पे ये रेशियो आपको मिला तो यहाँ से रिजल्ट, तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम में क्या होगा, वो कम होगा, जबकि रेयर मीडियम वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे 1.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये वैल्यू हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻8, तो ये आ गया आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 225। आपको इसकी वैल्यूज़ को पता करना है। तो साइन थीटा सी आफ्टर सॉल्व करने पे मिला ये कितना वैल्यू 4/5, कहीं पे ऐसा 4/5 तो ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो क्या किया यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। ट्रायंगल की हेल्प से देखें तो साइन थीटा सी ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। तो ये वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 3 के बराबर। देखिए अगर आप इसको चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 45 के अराउंड में, 36 डिवाइडेड बाई 45। तो फिर यहाँ से आप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 4/5 के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से tan थीटा सी तो दिखा आपको, tan थीटा सी हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो थीटा सी आ गया आपके पास tan इनवर्स 4/3 दिखा, तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 45। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 0.8 mm डिस्टेंस अपार्ट, यानी स्मॉल डी दे रखा आपको 0.8 mm के बराबर।
इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी दे रखा है 48 सेंटीमीटर। द सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो स्मॉल n इक्वल टू 2 इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट, ऐसा बोला गया। देखिए अगर ये आपके पास दो स्लिट्स हैं, ये आपके पास स्क्रीन है, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी, ये जस्ट इसका सेंटर पॉइंट, ये एक स्लिट यहाँ पे S1, ये स्लिट यहाँ पे S2, जस्ट इसके अपोजिट देखा गया, ये पूछा जा रहा है आपसे, और ये यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये इसका सेंटर पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं Y, यानी पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल। अगर इसकी बात करें तो ये जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये टोटल यहाँ पे अगर वैल्यू D है तो ये Y का वैल्यू किसके बराबर आ गया आपके पास, D/2। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट फॉर अ डार्क पोजीशन ऑफ अ डार्क विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2n-1 लैम्डा इंटू D डिवाइडेड बाई 2D, और y का वैल्यू जो यहाँ पे वो D/2 के बराबर, और D का वैल्यू दे रखा है आपको 0.8, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड डार्क है, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ जाएगा आपके पास 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू D का वैल्यू 48 सेंटीमीटर 10⁻² लिखे, डिवाइडेड बाई स्मॉल d का वैल्यू, ये 3/2 यहाँ पे आ गया, स्मॉल d का वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻³ mm। तो पूछा गया कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4444 एंगस्ट्रॉम के बराबर अप्रॉक्सीमेट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये था आज आपका डिस्कशन। थैंक यू सो मच।